कैसे हैं आप सभी? आप बेहतर तो हम भी बेहतर। हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूटोपियन समाजवादी की विचारधारा। और हमारा आज का क्लास होने वाला है जाकर कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड वालों के लिए बहुत अहम क्वेश्चन होता है। हम बता रहे हैं आपको, ये बीएससीबी एग्जाम के लिए फाइनल क्वेश्चन है क्लास 10th हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर का। और इसके बारे में जानने से पहले कुछ बातें जान ले। यह जो आपको तस्वीरें दिख रही है, ये पहला तस्वीर आपको कार्ल मार्क्स का है। कितने अच्छे एकदम दाढ़ी वाले बाबा जी हैं ना। उसके नीचे उनकी वाइफ है जेनी मार्क्स, वैसे खूबसूरत है। और ये उनका साथ का तस्वीर है जब विवाहित हुए थे, जब उनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो जेनी मार्क्स और कार्ल मार्क्स ऐसे दिखते थे। और ये चौथी तस्वीर है गद्दास कैपिटल की, उनकी रचना है, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये कौन है? कार्ल मार्क्स, ये उनकी वाइफ है। और ये जो है आपके दोनों साथ में हैं। और ये लास्ट जो इमेज है आपका वो दास कैपिटल है, उसके पेज है। हम लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में क्या है। और ये आप इसको एकदम सेम टू सेम नोट करिएगा, एग्जाम में आएंगे आपको जब भी पूछा जाएगा इनका जीवनी और सिद्धांत, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के कितने चरण हैं, तो वहाँ पे 6 चरण और सबके नाम। शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, दोनों तैयार रखने हैं आपको। एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों अहम है। अब देखिए क्या है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को 5 मई 1818 को 5 मई 1818 को याद रखना एकदम से। 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। VVI ऑब्जेक्टिव है, कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। कौन से नगर में? ट्रियर नगर में। और परिवार कैसा था? यहूदी। मतलब वो किस जाति के थे? यहूदी के थे, ठीक है। उनका धर्म जो था यहूदी था। अब देखें क्या है। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। बहुत सारे टीचर बोल देते हैं क्या यहूदी मतलब लगभग ईसाई, या ईसाई नहीं। अगर ईसाई था तो फिर क्यों बना ईसाई? अंतर है यहूदी और ईसाई में, आप जानकारी प्राप्त करें। यहूदी और ईसाई एक दूसरे से काफी भिन्न है। अगर ऐसी तकलीफ है, आपको समझ नहीं आ रही है या डिटेल आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट करें। हम वापस से आपको यहूदी और ईसाई पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। बहुत अंतर है, इसको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। बच्चों को कंफ्यूज कर, गुमराह कर दिया जाता है कि यहूदी ईसाई क्या है, एक कैसे है तो फिर बदला कैसे जी? हाँ, तो अब देखें। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। पेशे से वो क्या थे? वकील थे। और उन्होंने ईसाई धर्म को कबूल किया, स्वीकार कर लिया। छोटा सा पॉइंट। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो 5 मई 1818 को। कहाँ हुआ? जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। उनके पिता क्या कार्य करते थे? तो वकील थे। उनका परिवार किस धर्म को मानता था? ईसाई धर्म को मानता था। और बाद में उसने अपने आप को तब्दील कर दिया। किसमें? ईसाई में। सॉरी, यहूदी धर्म को मानता था और ईसाई में तब्दील कर दिया। अब देखें यहाँ पर से ना, छोटा सा पॉइंट इधर ले लीजिए, नोट है, ये फैक्ट है। कार्ल मार्क्स का विवाह ना 1843 ईस्वी में हुआ है। किससे? तो उसकी बचपन की एक सखी थी जेनी, बेचारी जेनी मार्क्स बन गई है ना। तो उनकी बचपन की मित्र थी जेनी, उन्हीं से इनका विवाह कर दिया गया 1843 ईस्वी में। और 1883 ईस्वी में बेचारे 65 साल की आयु में चल रहे थे। तो यहाँ याद रखिएगा 18, 18, 18, ठीक है। 43 और 83 है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। सब 1800 का घटना है, कोई 19 या 17 नहीं जुड़ा हुआ है इसमें। बहुत अच्छी बात है ये। 1818 में जन्म हुआ, 1840 में विवाह हुआ, 1883 में इनका इंतकाल हो गया। अब बात आती है क्या, कार्ल मार्क्स किनसे प्रभावित थे, उन्होंने क्या क्या काम किए? तो कार्ल मार्क्स हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। इनके विचारों से प्रभावित थे, हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। इनकी मित्रता 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दोस्ती एंगल्स से थी और प्रभावित वो हीगेल से थे। ऐसा नहीं कि नाम उल्टा पुल्टा हो जाए। हीगेल के विचारों से प्रभावित थे और प्रभावित होने के बाद 43 में विवाह हुआ और 44 में वो भ्रमण करने निकले पेरिस, ठीक है।
43 में शादी हुई और 44 में वो कहाँ निकले, पेरिस गए थे घूमने के लिए, ठीक है, फैमिली के साथ। वहीं पर उन्होंने एंगल्स को देखा और एंगल्स को देखकर काफी खुश हुए, वो उनसे गहरी दोस्ती कर ली इन्होंने। और दोस्ती के बाद, ठीक है, एंगल्स और मार्क्स दोनों मिल गए और दोनों ने मिलकर 1848 ईस्वी में, देखिए 44 में दोस्ती हुआ, 48 में किताब लिखी। डेट याद रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है इसका। 1818 में जन्म हुआ, 44 में दोस्ती हुआ, 48 में किताब लिखे, 43 में बीच में शादी हुआ था इनका, 83 में इंतकाल हुआ इनका। बड़ा आसान है। 44 में इन्होंने दोस्ती की, 48 में मिलकर किताब लिखा। किताब का नाम क्या है, साम्यवादी घोषणा पत्र। दरअसल ये लेटर था, बड़ा सा प्रीफेस के रूप में बना हुआ था। तो 1848 में इन्होंने क्या लिखा है, साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया, लिखा, और आधुनिक समाजवाद का जनक कहलाया यही घोषणा पत्र। तो आपके ऑब्जेक्टिव ये भी है, ऑब्जेक्टिव में ये भी आते हैं कि भाई साम्यवादी घोषणा पत्र क्या है, तो आधुनिक समाजवाद का जनक है। ये आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं, तो साम्यवादी घोषणा पत्र को कहते हैं। यहाँ ना मार्क्स का नाम देना है ना एंगल्स का नाम देना है। 48 में आधुनिक समाजवाद का जनक कहलाया उनकी लिखी हुई एक रचना, नाम है उनका साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक है। पुनः कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल लिखा। इसको तो आपने रट्टा मार लो, एकदम दिमाग से नहीं उतरना चाहिए। 1867 में उसने लिखा क्या है, दास कैपिटल। दास कैपिटल, दास जो आपको ड्रो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, दास कैपिटल लिखा उसने 1867 में। और इसे हम लोग कहते हैं समाजवादी का बाइबिल। समाजवाद का बाइबिल कह लो आप। देखो, समाजवाद का जनक किसको बोला, साम्यवादी घोषणा पत्र को। समाजवाद का बाइबिल किसको बोला, बाइबिल समझ रहे ना आप, बाइबिल, बाइबिल किसको बोला है, दास कैपिटल को। अभी इस बुक में कार्ल मार्क्स ने कुछ थ्योरी दी थी। वो थ्योरी आपको ये 5 है, आपको याद रखने हैं नाम, पेपर में जरूर देने हैं ये नाम, जरूर देने। आपके नंबर कटने नहीं चाहिए, पूरा एकदम अच्छे से इसको ध्यान रखना है आपको। तो पहला कंसेप्ट क्या, उसने पहला थ्योरी क्या दिया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। भौतिकवाद, इसमें द्वंद्व की बात की गई है, आपस में हो रहे विवाद की बात की गई, झगड़े की बात की गई है। दूसरा कंसेप्ट है आपको वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसमें कैसे एक दबा हुआ वर्ग कितना संघर्ष करता है आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, एक सही स्थान समाज में हासिल करने के लिए किस तरह से वो मेहनत कर रहा होता है, इसकी चर्चा की गई है। तीसरा है आपका इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास को किस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि हमारे सामने जो हमारे इतिहास को दिखाया जा रहा है वो तो गलत है। हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे चीजों को गौण रख दिया गया है जिसकी जानकारी होनी चाहिए हमें, और बहुत सारे ऐसी बातें बताई जा रही है जिसे पढ़ना हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है। खैर, इतिहास से अपने बारे में जानकारी लेना गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो जानकारी के लिए आवश्यक चीजें थी उन्हें भी गौण रख दी गई है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। दरअसल ये भी एक तरह से संघर्ष है। और पांचवा आपका राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। एक ऐसा वर्ग बनाना है, एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें न कोई राज्य हो, न कोई राजा हो, न कोई प्रजा हो, न कोई वर्ग हो, कुछ भी ना हो, सब एक हो, सब एक हो। समाजवाद का मतलब ही वही है ना, बिल्कुल सब एक हो, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, ऐसा समाज की स्थापना करना। ये सिद्धांत है किनके, कार्ल मार्क्स के। पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पांचवा राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। ध्यान रखने की बात है। आपको तो ये पता चल चुका है इनका विवाह कब हुआ था, किनसे हुआ था, जेनी से। कब हुआ था, 43 में। तब तो 44 में घूमने गए। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई, 1883 में। अब देखें अगली बात कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने भागों में बांटा। तो हम यहाँ याद रखेंगे इतिहास को उसने 6 भागों में बांटा है। और आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा, क्रम कभी न टूटे, ठीक है, इसका क्रम नहीं टूटना चाहिए। क्रम टूटेगा पूरा हिसाब खराब। क्रम एकदम सिलसिलेवार होना चाहिए। सबसे पहले आदिम साम्यवादी युग। साम्यवादी, ये डेमोक्रेसी नहीं होता है, इसमें राजा का चुनाव होता है, वही राजा शासन करता है, ठीक है, जिसको हम लोग राजतंत्र कह रहे हैं एक तरह से, ठीक है। इसमें डेमोक्रेसी वाली बात नहीं है। समाजवाद में डेमोक्रेसी हम यहाँ भी पढ़ेंगे, अभी समझेंगे। समाजवाद और साम्यवाद पॉइंट है आपका।
तो ये आदिम पुराने जमाने के जो राजा महाराजाओं का युग था, पुराने जमाने के बहुत आदिम, जिस वक्त हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में इसका साक्ष्य मिला है वैसे, तो जब राजा महाराजा का साक्ष्य मिला है हमें आदिम टाइम, आदिम वक्त के, मोहनजोदड़ो में भी देखने को मिला, एक पत्थर है, सभा का स्थान दिखाया गया है, रचना दिखाई गई है। तो मतलब पहले जो राजा का व्यवस्था होगा, न्याय प्रणाली होगा, उसके बारे में बता रहे हैं। फिर आया दास्ता युग। आपको पता है दास्ता युग में स्लेव डायनेस्टी जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसमें क्या हुआ था कि किसी को रकम दी गई मदद के तौर पर, वो रकम अगर सही वक्त पर नहीं चुका पाता है तो उसको जीवन भर गुलामी करनी होगी, तब तक गुलामी करनी होगी जब तक वो रकम अदा न कर सके, ठीक है। या पिता को अगर रुपए की जरूरत है परिवार के लिए तो अपने किसी बच्चे को वो दास के रूप में इसके घर रख देगा, और जिस दिन पिता उतने रुपए जमा करके ले आएंगे वापस इसको देंगे और बच्चे को ले आएंगे। अन्यथा अगर ना दे पाए तो ये बच्चा जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम है, पैरों में एक जंजीर लगा दी जाती थी पहचान के लिए, जिंदगी भर उसका काम करता अवैतनिक रूप से, बिना वेतन के, बस गुलाम, उसका नौकर हो गया, बिना पैसों वाला गुलाम। तो दास्ता युग हुआ। यहाँ पे ना अगर किसी के पास ज्यादा गुलाम हो गए, 5-6 गुलाम हो गए, लेकिन काम नहीं, तो गुलाम को दूसरे के पास बेच भी सकता था। तो इंसानों का बाजार, खरीद बिक्री होती थी यहाँ पे। ये दास्ता बहुत खतरनाक है ये मसला, बहुत ज्यादा बेरहमों वाला वक्त था ये। अगला है सामंत युग। सामंत युग में क्या है, राजा का छोटा रूप है ये सामंत। एक इलाका होता था, एक महाजनपद होता था, उस जनपद का एक प्रधान होता था, ठीक है, उसको हम लोग सामंत कहेंगे। वैसे महाजनपद होते थे, कई महाजनपदों का एक सम्राट हुआ करता था। तो यहाँ पर हम ये भी राजा के समकक्ष होता है, राजा नहीं होता लेकिन राजा के समकक्ष होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है पूंजीवादी युग। कह लो अभी फिर से रिपीट हो रहा है पूंजीवादी युग। जिनके पास पैसा है उनका बोलबाला है। देखना अभी नहीं, जिस तरह से कंडीशन चल रही है, अगले आने वाले 3-4 साल के अंदर पूंजीवादी युग साफ साफ दिख जाएगा, जिसमें पूंजीपति वाले वर्ग का या पूंजीपति लोगों का बड़ा सम्मान होता था, उनका बड़ा मान होता था, वो युग है। फिर समाजवादी युग, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है ये। डेमोक्रेसी यानी कि जनता द्वारा चुना गया शासन, ठीक है। तो समाजवादी युग आया और उसके बाद फिर रिपीट हो रहा है साम्यवादी, क्योंकि यही समाजवादी जो युग है इसको हम लोग स्थायी कर रहे हैं। परिवर्तन पर यकीन न रख करके हम यकीन रख रहे हैं आदिम सभ्यता पर, ठीक है। जो हो रहा है सो हो रहा है। अगर किसी के घर में कोई काम चला आ रहा है आदिकाल से, कितनी भी मुसीबत आ जाए उसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए। क्यों? हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, लिखा हुआ था उनकी किताब में। क्या इसी कारण हम लोगों ने क्या किया, अपने राजतंत्र, यहाँ पर जो क्या कहते हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र को भी हमने राजतंत्र का रूप देने का प्रयास किया है, ठीक है। डेमोक्रेसी नाम की रह गई। अब आप समझ रहे हैं बात को। वैसे ये मसला बड़ा ही पेचीदा है, हमें ये वर्ड देखने के बाद ही थोड़ा अजीब सा फील हो जाता है, हम टॉपिक चेंज हो जाते हैं हमारे। तो आप देखो समाजवाद और साम्यवाद, अगर इसका अंतर समझ नहीं आ रहा है तो आप वापस से कमेंट कर लो। मेरा एक वीडियो और होने वाला है, अगला वीडियो जो होगा वो इसी पर होगा, समाजवाद में, ठीक है, और साम्यवाद में क्या डिफरेंस है, दोनों में अंतर क्या है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा। तो कितने भागों में इतिहास के चरण को बांटा उसने? 6 में। आदिम साम्यवादी, दासता, सामंती, पूंजीवादी, समाजवादी और अब जो शुरू होने वाला है साम्यवादी। थैंक यू।